गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है। इसी क्रम में देखा जाए तो आज ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 3 कराया जा रहा है। आज की प्रैक्टिस सीरीज प्रारंभ करने से पहले दो प्रश्नों में, इससे पहले का जो वीडियो है उसमें दो प्रश्नों में कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट्स किया गया है, कुछ डाउट्स हैं उस क्वेश्चन में, उसे क्लियर कर लेते हैं। देन हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे क्वेश्चंस, आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद निम्नलिखित में से किसे गद्दी प्राप्त हुई। हाँ, क्या है क्वेश्चन? अगेन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद निम्नलिखित में से किस एक को गद्दी प्राप्त हुई। किस एक को गद्दी प्राप्त हुई मीन्स ये जो आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से किस एक को गद्दी प्राप्त हुई। और क्वेश्चन क्या है कि तत्काल बाद, ठीक है, तत्काल बाद, महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा तो इसका आंसर होगा आपका दौलत खां लोदी। ठीक है, इसका आंसर दौलत खां लोदी होगी, जो कि इसका राइट आंसर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका सेंस समझने की बात है कि तत्काल बाद पूछा जा रहा है, यानी कि महमूद की, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद की बात की जा रही है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा दौलत खां लोदी। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद 1412, कब? 1412 में ही अफगान सरदार दौलत खां लोदी को दिल्ली का नया शासक बनाया गया। ठीक है, इसके बाद 1414 में, कब? 1414 में मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर के सूबेदार थे खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दौलत खां लोदी को पराजित कर दिल्ली पर एक नए राजवंश सैयद वंश की नींव डाली थी। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा? दौलत खां लोदी ही होगा। ठीक है, दौलत खां लोदी ही होगा। आपका ए ऑप्शन सही है इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अगर इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन में कुछ और होना चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट्स करिएगा इसके बारे में, अगर आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए है इसका तांबा, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है पीतल। आइए से फिर समझ लेते हैं। संभवतः तांबा, पीतल व कांस्य तीनों ही धातुओं के सिक्के सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रारंभ की गई थी। धातुओं के संबंध में अलग अलग राइटरों द्वारा अलग अलग धातुओं का मेंशन किया गया है। तो इसमें देखते हैं जो सांकेतिक मुद्रा, जैसे कि राइटर है फरिश्ता के अनुसार पीतल तथा बर्नी के अनुसार तांबा धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिनका मूल जो है चांदी के टंके के बराबर रखा गया। मगर इस योजना में भी सुल्तान को असफलता मिली व राज्य की अत्यधिक आर्थिक क्षति का सामना भी करना पड़ा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो सबसे रिलेवेंट यहाँ पे हम देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया। जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था 1329 से 30 के बीच में,
इसमें जो फरिश्ता के अनुसार था वो पीतल तथा बरनी के अनुसार देखा जाए तो तांबा धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था और इनका मूल क्या था, चांदी के टंके के बराबर रखा गया था। परंतु इस योजना में भी सुल्तान को असफलता ही मिली। राज्य की आर्थिक स्थिति के क्षति का सामना करना पड़ा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। ये सबसे रिलेवेंट और सटीक आंसर है, उसे हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर हमें कहीं किसी बुक में नहीं मिला है और जो भी हमें मिला है उसका अलग अलग राइटरों के माध्यम से अलग अलग आंसर मिले हैं। तो यहाँ पे हम इसे तांबा मानते हैं और जो कि एक क्वेश्चन पेपर था जिसमें आयोग द्वारा भी इसे तांबा माना गया है। तो आप लोग इसका आंसर ए रखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का न्यू क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन याकूत, ऑप्शन बी कबीर खां, ऑप्शन सी इख्तियारुद्दीन एतगीन, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। आइए अगेन क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इख्तियारुद्दीन एतगीन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, इख्तियारुद्दीन एतगीन। अच्छा, जैसा कि मैं हर एक प्रैक्टिस सीरीज़ में बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जब भी प्रैक्टिस सीरीज़ सॉल्व करते हैं पेन और पेपर के साथ करा करिए, ताकि आप लोग अपने आप को चेक करते रहें। और ऐसे ही किसी भी क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बता दिया करें कि किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक्स है या किस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। जब भी आप क्वेश्चन या प्रैक्टिस सीरीज़ लगा रहे हैं तो आप अपना आंसर ज़रूर नोट करें, इससे आपको और भी क्लियर आपकी प्रैक्टिस होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इख्तियारुद्दीन एतगीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस सुल्तान तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो किसने किया था तुर्कान ए चिहलगानी का दमन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलबन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए हलाकू, ऑप्शन बी चंगेज़ खां, ऑप्शन सी तैमूर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हलाकू। ठीक है, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हलाकू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी बलबन द्वारा, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो एक अगेन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था किसके समय में? देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताएं आप लोग भी नोट करते चलिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगेन क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन मसूद ने, ऑप्शन बी किसले खां ने, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन ने, ऑप्शन डी जलालुद्दीन ने। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किसले खां ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। जो ये किसले खां ने लिखा है तो ये कभी कभी आपको एग्जाम्पल या किसी एग्ज़ाम में आप देखेंगे या किसी बुक में तो ये लिखा मिल जाएगा, तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा इसे देख के किसलू खां, ठीक है, या किसले खां। तो आप ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि आपको कहीं किसले खां मिलता है और किसी बुक में आपको किसलू खां मिलता है। तो आप ऑप्शन देख करके आप इस आंसर को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबवाब क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक कर जैसे जकात, ऑप्शन बी पथकर था, ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार के कर जैसे गृह कर, घरी, चारागाही कर, चरी, सिंचाई कर आदि, ऑप्शन डी है व्यापारिक माल पर लगने वाला कर तथा सीमा शुल्क। अबवाब क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार के कर जैसे गृह कर, घरी, चारागाही कर, चरी और सिंचाई कर आदि। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इस्लामी कानून में ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सल्तनत काल में ब्राह्मणों से जजिया नहीं वसूल किया जाता था। किस सुल्तान ने इस छूट को वापस ले लिया और ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया? ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। अगेन क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, इस्लामी कानून में ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सल्तनत काल में ब्राह्मणों से जजिया नहीं वसूल किया जाता था। किस सुल्तान ने इस छूट को वापस ले लिया और ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पर चुंगी या व्यापार कर आरोपित नहीं किए जाते थे? ऑप्शन ए कसाईयों, दलालों और मनोरंजन करने नर्तकियों सहित वाले तथा लेखकों पर। ठीक है, इन पे क्या नहीं लगाया जाता था? पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल के दौरान मीन्स सल्तनत काल में किस पर चुंगी या व्यापार कर आरोपित नहीं किए जाते थे? तो आपने ए ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन बी है नील मछली रस्सियों आदि पर बिक्री करने लगाया जाता था। ऑप्शन सी है साबुन और तेल उत्पादन या द्वित ग्रहों, कुम्हारों तथा ईंटों के भट्ठों पर। और ऑप्शन डी है आपका भोजन ग्रहों या हलवाइयों तथा पेशेवर गायकों पर करें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से समझिए, सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पर चुंगी या व्यापार कर आरोपित नहीं किए जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भोजन ग्रहों या हलवाइयों तथा पेशेवर गायकों पर करें नहीं आरोपित किए जाते थे। इस तरह आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस से स्पष्ट होता है कि खुम्स घनी
राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था? ऑप्शन ए लूट में प्राप्त चौथा हिस्सा जिसका उपभोग सुल्तान करता था। ऑप्शन बी अधीनस्थ शासकों से प्राप्त बलि या करद राशि। ऑप्शन सी गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर। ऑप्शन डी गृह कर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, एक सेकेंड जरा क्वेश्चन को सेट करिए पहले। देखिए क्वेश्चन 10 नंबर था। ठीक है, क्या था इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सेकेंड, क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, देखिए अब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। लूट में प्राप्त चौथा हिस्सा जिसका उपभोग सुल्तान करता था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे स्पष्ट होता है कि खुम्स घनी राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था? तो ऑप्शन ए लूट में प्राप्त चौथा हिस्सा जिसका उपभोग सुल्तान करता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वर्ग के लोगों को अधिकतम जजिया का भुगतान करना पड़ता था? ऑप्शन ए साहूकार, सराफा, कपड़े के व्यापारी, भूस्वामी, व्यापारी तथा चिकित्सक। ऑप्शन बी दर्जी, रंगरेज, कलाकार और चर्मकार। ऑप्शन सी स्त्रियों, बच्चों तथा दासों। ऑप्शन डी ब्राह्मण, विद्वान तथा हिंदू लेखक। क्वेश्चन क्या है? अगेन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वर्ग के लोगों को अधिकतम जजिया का भुगतान करना पड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए साहूकार, सर्राफ, कपड़े के व्यापारी, भूस्वामी व्यापारी तथा चिकित्सक। इस तरह ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है खिदमती शब्द को निम्नलिखित किस स्थान के द्वारा सही रूप में स्पष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इसे पराजित भारतीय शासकों से बलि या करद राशि के रूप में वसूल किया जाता था। ऑप्शन बी अमीरों एवं राज्य के उच्च अधिकारियों द्वारा सुल्तान को प्रदत्त उपहार। ऑप्शन सी मुक्ताओं या मुकाताओं द्वारा राज्य के अंश के रूप में प्रदत्त लगान। और ऑप्शन डी है राजकीय सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि अनुदान पर आरोपित करें। तो क्या होगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि खिदमती शब्द को निम्नलिखित किस कथन के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसे पराजित भारतीय शासकों से बलि या करद राशि के रूप में वसूल किया जाता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों का क्या पदनाम था? ऑप्शन ए वली, ऑप्शन बी मुक्ति या मुक्ताई, ऑप्शन सी नायब, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक अधिकारी के आधिकारिक कार्य उसके पद के साथ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वकील एदार शाही महल एवं गृहस्थी का नियंत्रक। ऑप्शन बी अमीर ए हाजिब शाही दरबार के उत्सवों का प्रमुख। ऑप्शन सी अखुर बेग शाही अस्तबल का अधीक्षक। ऑप्शन डी नायब ए मुल्क उप प्रधानमंत्री या वजीर। तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन? अगेन आंसर, क्वेश्चन को पहले समझिए फिर आंसर करिएगा आप लोग अभी अपने आंसर नोट कर रहे हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक अधिकारी के आधिकारिक कार्य उसके पद के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा? देखिए पहले तो ए देख लीजिए,
इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि किस प्रशासनिक अधिकारी के आधिकारिक कार्य उसके पद के साथ सुमेलित नहीं है। तो देखते चलिए, ए वकीलेदार शाही महल एवं गृहस्थी का नियंत्रक सुमेलित है, बिल्कुल ये सही है और सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए, अमीर ए हाजिब शाही दरबार के उत्सवों का प्रमुख, ये भी सुमेलित है और सही है। अखुर बेग शाही अस्तबल का अधीक्षक, ये भी आपका सही है। इस तरह आपका जो आंसर सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नायब ए मुल्क उप प्रधानमंत्री या वजीर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को रोकने का सबसे प्रभावशाली उपाय क्या था। ऑप्शन ए, सल्तनत द्वारा गवर्नर प्रांत से वापस बुला लेना। ऑप्शन बी, गवर्नरों के उत्पीड़न के विरुद्ध जनता द्वारा सुल्तान को प्रतिवेदन देने संबंधी अधिकार। ऑप्शन सी, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में गवर्नर का स्थानांतरण। ऑप्शन डी, न्यायिक मामलों में प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध केंद्र में अपील करने का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगेन क्वेश्चन को समझिए पहले कि सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को रोकने का सबसे प्रभावशाली उपाय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा आंसर। ऑप्शन बी, गवर्नरों के उत्पीड़न के विरुद्ध जनता द्वारा सुल्तान को प्रतिवेदन देने संबंधी अधिकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 16 नंबर क्वेश्चन आपका, सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम से निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख सही है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, प्रांत सिख परगना एवं ग्राम। ऑप्शन बी, परगना सिख एवं ग्राम। ऑप्शन सी, सिख परगना एवं कस्बा। ऑप्शन डी, इक्ता परगना शिक्षा देखिए फिर से इसको, इक्ता परगना सिख एवं ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम से निम्नलिखित में कौन सा उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांत सिख परगना एवं ग्राम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए, अपार धन संपदा प्राप्त करना। ऑप्शन बी, दक्षिणी राज्यों को सल्तनत की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, दक्षिण भारत का दिल्ली सल्तनत में विलय करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई। ऑप्शन ए, बलबन। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, महमूद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। अगेन क्वेश्चन देखिए एक बार कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। एक बार फिर से इसे देख लीजिए, शायद हुआ है नहीं हुआ, देख लीजिए फिर से। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए। हो चुका आई थिंक ये क्वेश्चन। इसका आंसर फिर से देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन
खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगान वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी और परगना स्तर पर राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए आमिल, ऑप्शन बी मुंसिफ, ऑप्शन सी वली, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी साहिब ए दीवान। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अगेन देखिए, लगान वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी और परगना स्तर पर राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंसिफ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण के सिद्धांत को क्रियान्वित करने वाला प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण के सिद्धांत को क्रियान्वित करने वाला सुल्तान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है? ऑप्शन ए दीवान ए रियासत, ऑप्शन बी दीवान ए रिसालत, ऑप्शन सी दीवान ए इंसा, ऑप्शन डी दीवान ए अर्ज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान ए रियासत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर ए दीवान ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद ही समाप्त हो गई क्योंकि ऑप्शन ए यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, ऑप्शन बी संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया था, ऑप्शन बी सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों द्वारा, ठीक है, उत्तराधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं थी। क्लियर हो गए चारों ऑप्शन आपके? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते, क्वेश्चन समझिए पहले। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद ही समाप्त हो गई क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए और बी दोनों, यानी कि यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी और संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार की इक्ताएं प्रचलित थी जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी। ऑप्शन ए सैन्य अनुदान के रूप में प्रदत्त प्रशासकीय इक्ता, ऑप्शन बी इक्ता ए तमलीक या विनियोग हेतु प्रदत्त इक्ता, ऑप्शन सी इक्ता ए इस्तिगालत या वृत्ति संबंधी इक्ता, और इसके बाद ऑप्शन है आपका डी इक्ता ए वक्फ या धार्मिक कार्यों के लिए प्रदत्त इक्ता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैन्य अनुदान के रूप में प्रदत्त शासकीय इक्ता। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24,
इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित इक्ता व्यवस्था का तत्कालिक लाभ नहीं हुआ। ऑप्शन ए, भू राजस्व नियमित रूप से वसूल होने लगा। ऑप्शन बी, पूर्व मध्यकालीन सामंतों को प्रभाव विहीन कर दिया गया। ऑप्शन सी, तुर्की अमीर वर्गों को बड़ी बड़ी इक्ताएं प्रदान करके शक्तिशाली बन गया। ऑप्शन डी है, राज्य को अपने वित्तीय साधनों का संवर्धन करने के दायित्व से मुक्ति मिल गई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले क्वेश्चन फिर से समझिए। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित इक्ता व्यवस्था का तत्कालिक लाभ नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य को अपने वित्तीय, देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। राज्य को अपने वित्तीय साधनों का संवर्धन करने के दायित्व से मुक्ति मिल गई। ठीक है, राज्य को अपने वित्तीय साधनों का संवर्धन करने के दायित्व से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, एक सेकेंड। आइए पहले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। एक सेकेंड, ये लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन क्या था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां, ऑप्शन डी उलूग खां। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वो जफर खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
आइए देखिए, ये हो चुका है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर और ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन थे देवगिरी के शासक? रामचंद्र देव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर दीजिए। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ये देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी सही है, मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देवगिरी, शंकरदेव। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है देखते हैं। ऑप्शन ए देवगिरी, शंकरदेव, ये सही सुमेलित है। पूछा क्या गया है जो सही सुमेलित नहीं है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। वारंगल रामचंद्र देव, वारंगल रामचंद्र देव। ऑप्शन सी है होयसल वीर बल्लाल, ये भी क्या है? सुमेलित है। और इसके बाद है ऑप्शन डी मधुरा वीर पांड्या। तो इसका क्या हो जाए, कौन सा जो है आपका इसमें से क्या क्वेश्चन है देख लीजिए पहले, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी वारंगल रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में, क्या है क्वेश्चन कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह
तुगलक। क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में सर्वाधिक, अगेन क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। रणथंभौर, आइए करते हैं पहले। रणथंभौर, अमीर देव, और ऑप्शन डी क्या है? गुजरात। तो गुजरात किससे मैच करेगा? गुजरात राणा रतन सिंह। और उसके बाद है आपका चित्तौड़, चित्तौड़ बी, राजा राय रामचंद्र, राजा रामचंद्र। और उसके बाद आता है देवगिरी। देवगिरी में राजा राय रामचंद्र हैं, राजा राय रामचंद्र। देवगिरी किससे मैच करेगा? राजा राय रामचंद्र। और आपका क्या बचा? भी सभी मैच हो गए। इस तरह आपका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। क्या है आंसर इसका? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए और हमें बताना क्या है कूट के द्वारा से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्या हो जाएगा आंसर? 3, 4, 2, 1। आपका आंसर जो हो जाएगा है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता व्यवस्था के विकास में बलबन का क्या योगदान था? ऑप्शन ए, उसने दोआब में तुर्की सैनिकों को प्रदत्त इक्ताओं की शर्तों और अवधि के बारे में जांच कराई। ऑप्शन बी, उसने वंशानुगत इक्ता के सिद्धांत का पूर्णतः तिरस्कार किया। ऑप्शन सी है, उसने इक्तादारों की गतिविधियों की निगरानी एवं उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक विशेष मंत्री को नियुक्त किया। ऑप्शन डी, उसने इक्ताओं पर राजस्व के नियंत्रण को सुनिश्चित किया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इक्ता व्यवस्था के विकास में बलबन का क्या योगदान था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने वंशानुगत इक्ता के सिद्धांत का पूर्णतः तिरस्कार कर दिया। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए? तो ऑप्शन ए है, मुक्ताओं को केंद्रीय सरकार के अधिकाधिक नियंत्रण के अधीन लाया गया और उनके प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों में कटौती की गई। ऑप्शन बी है, उसने नगद वेतन के बदले सैनिकों को प्रदत्त छोटी इक्ताओं को जब्त कर लिया और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। ऑप्शन सी, उसने बड़े बड़े सेना नायकों को प्रदत्त इक्ताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ऑप्शन डी है, उसने मुक्ताओं को प्रदत्त इक्ता के भू राजस्व में उनके अंश या भागीदारी को कम कर दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक सेकेंड आप देखिए। उसने मुक्ताओं को प्रदत्त इक्ता के भू राजस्व में अनेक अंश या भागीदारी को कम कर दिया। ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है?
39 नंबर आइए, क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। मिन्हाज उस सिराज ए मुबारक शाही, तो इस तरह से आपका देखिए क्या सुमेलित नहीं है। ए आपका सुमेलित है या नहीं है, बताइए क्या पूछा गया है, क्या सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सुमेलित नहीं है। और बाकी 3 सुमेलित हैं, जियाउद्दीन बर्नी फतवा जहांदारी और इसामी फतू सलातीन। ऑप्शन डी है शम्स सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या कदम उठाए। ऑप्शन इनका हो जाएगा ए भू राजस्व को जिस या उपज के रूप में वसूल किया जाने लगा। ऑप्शन बी उसने कृषकों को अपनी समस्त फसल खेतों पर ही भेजने का आदेश दिया। ऑप्शन सी व्यापारियों को खुले रूप में समस्त वस्तुओं का विक्रय करने के लिए बाध्य किया गया। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, क्वेश्चन है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारी व्यवस्था में कौन सा परिवर्तन प्रचलित नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए उसने इक्ताओं के हस्तांतरण पर बैठा इसका आंसर क्या है कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसने इक्ताओं के हस्तांतरण पर कठोर नियंत्रण लगाया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका क्या है आंसर, ऑप्शन डी। उसने इक्ताओं के हस्तांतरण पर कठोर नियंत्रण लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में इक्तादारी व्यवस्था में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया। ऑप्शन ए मुक्ता को वज़ाफ़दार या वज़ादार अभिहित किया जाने लगा। ऑप्शन बी है वज़ाफ़दारों मुक्ताओं या हकीमों का इक्ताओं पर कोई अधिकार नहीं किया होता है। ऑप्शन सी है यदि कोई अमीर और किसी का उत्पीड़न करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। ऑप्शन डी है शाही फरमान में आवंटन के लिए अनिर्दिष्ट भूमि पर अमीर अधिकार नहीं कर सकते। शाही फरमान में आवंटन के लिए अनिर्दिष्ट भूमि पर अमीर अधिकार नहीं कर सकते थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सिकंदर लोदी के शासनकाल में इक्तादारी व्यवस्था में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया है। देखिए 42 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन मुक्ता का वज़ाफ़दार या वज़ादार आविहित किया जाने लगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल में भू स्वामित्व के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे। ऑप्शन बी सुल्तान या उसके इक्तादार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे। ऑप्शन सी राज्य को केवल भू राजस्व वसूल करने का ही अधिकार था, स्वामित्व का नहीं। ऑप्शन डी है तुर्कों के आगमन के साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन डी है, तुर्कों के आगमन के साथ साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन
हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित किस श्रेणी की भूमि से राज्य को भू राजस्व के रूप में आय नहीं प्राप्त नहीं होता था। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते, पहले क्वेश्चन समझिए। सल्तनत काल में निम्नलिखित किस श्रेणी की भूमि से राजस्व किस श्रेणी की भूमि से राज्य को भू राजस्व के रूप में आय नहीं होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसलमान विद्वान एवं स्रोतों को वक्फ के रूप में प्रदत्त भूमि से है। ठीक है, 44 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्ता का वास्तविक अर्थ था। क्या वास्तविक अर्थ था इक्ता का? देखिए, एक प्रशासकीय भूमि अनुदान या जागीर। ऑप्शन बी है नगद वेतन के बदले किसी कृषि क्षेत्र विशेष के भू राजस्व का हस्तांतरण। ऑप्शन सी है पेंशन, पुरस्कार, इनाम अथवा धार्मिक उद्देश्य से किसी क्षेत्र या भूखंड के लोगों का हस्तांतरण, भूखंड के लगान का हस्तांतरण, क्षेत्र या भूखंड के लगान का हस्तांतरण। तो इनका जो आंसर, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, इक्ता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसका 45 नंबर क्वेश्चन है। इसका वास्तविक जो इसकी वास्तविक जागीर है वो है मुसलमान विद्वान एवं एक सेकंड ये जरा सा देख लीजिए एक बार। 45 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर बी ऑप्शन देखिए, बी, इक्ता का वास्तविक अर्थ है नगद वेतन के बदले में किसी कृषि क्षेत्र विशेष के भू राजस्व का हस्तांतरण। क्या है आंसर? नगद वेतन के बदले में किसी कृषि क्षेत्र विशेष का भू राजस्व का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया। तो इसका आंसर आता है इसका आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेके पर भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था सल्तनत काल में प्रचलित थी। निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त प्रकार से भू राजस्व की वसूली नहीं करते थे? भू राजस्व की वसूली नहीं करते थे। ऑप्शन ए ग्राम के मुखिया, ऑप्शन बी पटवारी, ऑप्शन सी गवर्नर और ऑप्शन डी है करदया अधीनस्थ शासक। क्वेश्चन अगेन एक बार रिपीट करते देख लीजिए। क्वेश्चन है भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेके पर भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था सल्तनत काल में प्रचलित थी और निम्नलिखित में से हमें क्या बताना, उपयुक्त प्रकार से भू राजस्व की वसूली नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पटवारी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटवारी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो गया है 47 का आंसर आपका हो गया पटवारी। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या तरीका प्रचलित नहीं था?
ऑप्शन ए बटाई, ऑप्शन बी महसत या भूमि की पैमाइश, ऑप्शन सी कबूलियत या इकरारनामा, ऑप्शन डी कनकूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या तरीका प्रचलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबूलियत या इकरारनामा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? अगेन क्वेश्चन देखिए, लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, बटाई या हासिल कटाई की गई या बगैर कटाई की गई फसल के राज्य के हिस्से का निर्धारण, ऑप्शन बी है मुक्ताओं या संयोजन, इसमें किसान फसल की प्रत्याशित या अनुमानित उपज को स्वीकार कर लेता था, प्रत्याशित या अनुमानित उपज को स्वीकार कर लेता था और इस अनुमानित उपज के आधार पर भू राजस्व अदा करने के लिए सहमत हो जाता है। ऑप्शन सी कनकूत या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का सामान्य मूल्यांकन, ऑप्शन डी पिछली उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। क्या है? भू राजस्व का निर्धारण। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्वेश्चन है कि लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी कनकूत या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का सामान्य मूल्यांकन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते देख लीजिए, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मसाहत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मसाहत। ये आपका आज की जो प्रैक्टिस सीरीज है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, मसाहत होगा इसका आंसर। ठीक है, टिक कर लीजिए, एक सेकेंड, मसाहत। और इस तरह से आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं तो वो आप लोग कमेंट करके बताते ही रहते हैं। और अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और उसमें और अच्छा सुधार हो सकेगा वीडियो में। और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्रैक्टिस सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में और जो भी आपके UPPCS या RO का एग्ज़ाम होने वाला है, नेट JRF, इनमें हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बहुत ही सटीक और अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, और जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करती रहिए। अगर ये आपको हेल्प कर रहा है तो आप हमें मैसेज करके भी बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप वीडियो को मिस ना करें और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।